बेहद स्वागत है जी। एक बार फिर हाजिर हैं, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार वाई वसवत वेंकट और पंजाब की 13 सीटों पर आज इनका विश्लेषण जानेंगे। जिस तरह के एग्जिट पोल्स पंजाब के लिए आए हैं उससे निश्चित तौर पर अलग अलग पार्टीज़ को अलग अलग तरह से जीतते हुए दिखाया गया है। ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट से लेकर 4 सीट तक कई सर्वेक्षणों में जो एग्जिट पोल हैं उनमें विजेता बताया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी पंजाब में इस बार 4 सीट जीत सकती है? आम आदमी पार्टी के हिस्से कितनी सीट आ सकती है? कांग्रेस कितनी सीट जीत सकती है? श्रोमणी अकाली दल के हाथ कितनी सीट लगेगी? और अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह और सिमरनजीत सिंह मान, ये 3 लोग क्या दोबारा देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकेंगे? इनकी स्थिति क्या रहेगी? इन तमाम पहलुओं पर हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। वेंकट जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो 2 से 4 सीट जीत सकती है। अब आपके नज़रिए में भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में स्थिति क्या है? आपका विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट दे रहा है या भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा? धन्यवाद सुरेंद्र जी। जैसे कि इस बार एग्जिट पोल्स में भी हम देख रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल्स में सीटें इस तरीके से दिखाई गई हैं 0 से लेके 2 तक। जब 0 से लेके 2 आ गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्जिट पोल्स में भी जो विश्लेषक हैं वो ये वोटिंग ट्रेंड पंजाब का अभी समझ में नहीं पा रहे हैं। अगर हम टोटल वोट परसेंटेज देखते हैं तो पंजाब की पोलिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले इस बार कम गई है और ये लगातार कम हो रही है। अगर हम 2009 की बात करते हैं तो जहां पोलिंग परसेंटेज लगभग 70% के पास थी, 69.78% थी, 2014 में ये घट के 65.96% रह गई और 2019 में अगर हम बात करते हैं तो फिर 65.94% रही। लेकिन इस बार 2024 में ये घट के 62.8% रहेगी। ये पोल परसेंटेज इस बार के लिए पंजाब के परिप्रेक्ष्य में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब में एक बड़ा गठबंधन जो टूटा, भाजपा की जब आपने बात करी, जहां शिरोमणि अकाली दल और भाजपा इकट्ठे लड़ा करते थे, एनडीए के घटक थे शिरोमणि अकाली दल, और एसएडी जो है वो यहाँ अभी तक बड़े भाई का जो है वो किरदार अदा करते रहे जहाँ तक राजनीति का सवाल। तो उसके अंदर ये बड़ा इस बार जो फेर हुआ कि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी। अगर हम इसमें देखते हैं कि पोल परसेंटेज लगता ऐसा था कि शायद इस बार वोटर टर्नआउट ज़्यादा होगी पार्टियों के अंदर। दोनों पार्टियां अकाली दल और भाजपा, इनके फॉलोअर ये अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करेंगी। भाजपा रूरल एरियाज में अपने आप को बढ़ाने विस्तार करने की कोशिश करेगी और जो शिरोमणि अकाली दल है वो शहर में अपने वोटर बढ़ाने की कोशिश करेगी। अगर मुख्य तौर पर हम दोनों पार्टियों को देखते हैं तो मोटे मोटे तौर पर 27 से 28% तक वोट शेयर लेते रहे शिरोमणि अकाली दल और 9 से 10%, मैं राउंड अबाउट कह रहा हूँ, इतना बीजेपी को आता रहा है। तो इस बार इनकी वोट परसेंटेज कैसी रहेगी ये देखने वाली बात थी, लेकिन जहाँ पोल परसेंटेज है वो यहाँ कम हुई नज़र आ रही है। आप देखिए कि जो बड़ी हॉट सीट बठिंडा की मानी जाती है क्योंकि यहाँ बादल, जब खुद बादल परिवार से कोई खड़ा हो जाता है, किसी भी पार्टी का जब मुख्य नेता कहीं किसी भी क्षेत्र से जब खड़ा होता है तो वहाँ पर पूरी पार्टी अपनी ताकत झोंक देती है। लेकिन उसके बावजूद बठिंडा, चाहे पंजाब में इस बार भी बठिंडा में पिछले सालों की तरह वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं 2019 के मुकाबले, तो जहां 2019 में बठिंडा में 74.11% पोलिंग हुई थी, इस बार ये घट के 69.36% रह गई है। मुकाबला बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद ये जो पोल परसेंटेज है ये गिर रही है। भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो इस बार ये मान के चला जा रहा था कि राम मंदिर का मुद्दा हो गया और भाजपा अपने साथ सिख वोटर्स के लिए बहुत सारे अपने किए हुए कामों को लेकर इस चुनाव में उतरी थी और उनका ये जोर था कि
अर्बन एरियाज जितने हैं, शहरी इलाके जो हैं, उन शहरी इलाकों में भाजपा का ये पुरजोर उनका था कि हम अधिक से अधिक वोट शहरों से ले पाएं और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसीज के पास हैं, वहाँ पर पिछली बार से वो ज़्यादा वोट ले पाएं। अगर मैं इसका विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ तो कहीं ना कहीं भाजपा इसमें सक्सेसफुल नज़र आती है, लेकिन क्या ये जो वोटिंग परसेंटेज है जो बढ़ेगी भाजपा की, ये सीटों में कन्वर्ट होएगी? ये जो है ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त उलझा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, कहीं कहीं पे तो चौकोनीय भी है। अगर हम बिल्कुल बात करते हैं कट्टर जो पंथक नेताओं की बात करते हैं, जैसे खडूर साहब से अमृतपाल सिंह जी का आना, सरबजीत सिंह खालसा जी का फरीदकोट से, फिर कमलजीत बराड़ जी का लुधियाना से, और संगरूर से जैसे सिमरनजीत सिंह मान हो गए वगैरह वगैरह, ये सब भी कुछ कुछ वोट लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये मानना कि इन एक ये भी धारणा है, विश्लेषक इसको ऐसे भी देख रहे हैं, मैं भी इसको ऐसे देखता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं जो भाजपा के बिल्कुल कट्टर विरोध में ये सारा जो वोट बैंक था, वो वोट बैंक आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कहाँ जाएगा, इसमें देखने की बात हो रही थी कि क्या या इसको क्या शिरोमणि अकाली दल अपने तरफ खींच के अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगा। लेकिन इस इलेक्शन में इन जो कट्टरपंथी नेता हैं, इनके खड़े हो जाने से जिस तरीके का समर्थन इन्हें मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो वोटर चंक जो है वो तो इन्हीं नेताओं के पास जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ध्यान फिर वही है कि कुल वोट जो पोल हुए वो वोटर परसेंटेज कम हुई है इस बार। उसके बाद ये सारी जो स्थितियां हैं, ये कहीं भाजपा के जीतने के लिए कुछ ऐसी सीटें जहां भाजपा का माना जा रहा था कि थोड़ी बहुत भी टर्न अराउंड होती है तो भाजपा को जहां से सीटें आ सकती हैं, वो चाहे आप होशियारपुर की बात करते हो, गुरदासपुर की बात करते हैं, लुधियाना की करते हैं, अमृतसर और पटियाला, ये इनको मुख्य तौर पे ऐसा देखा जा रहा था कि ये वो सीटें हैं जहाँ पर शहरी वोट जो है अगर वो ठीक पड़ने के साथ साथ ग्रामीण इलाकों से कुछ सपोर्ट भी मिल जाती है, तो जो वोटों का जिस तरीके से ध्रुवीकरण हो रहा है, तो भाजपा को यहाँ पर मौका मिल सकता है। वेंकट जी, अगर शहरों की बात करें, बड़ी पटियाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, जो बीजेपी को वोट्स मिले, जिस तरह से एग्जिट पोल में आ रहा है कि बीजेपी को सीटें 4 तक जा सकती हैं, क्या हम माने कि शहरों में बीजेपी को वोट ज़्यादा पड़ा है? तो शहरों में अगर बीजेपी को वोट ज़्यादा पड़ा है तो वोट कटेगा किसका? क्या बीजेपी कांग्रेस का वोट शेयर ज़्यादा हासिल करेगी, आम आदमी पार्टी को नुकसान देगी? जो बीजेपी को वोट बैंक बढ़ेगा उसका नुकसान किस पार्टी को आप देखती हैं शहरों में? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो आप उठा रहे हैं। मैं बात फिर वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि यहाँ ये चीज़ हमें फिर ध्यान में रखनी है कि कुल जो पोलिंग परसेंटेज है वो कम हुई है। अगर हम जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं, मुख्य तौर पे अगर हम उन्हीं सीटों की बात करते हैं, तो जैसे अगर हम बात करते हैं पटियाला की, पटियाला में 2019 में जहाँ 67.78% वोट पड़ा था, टर्नआउट था, इस बार 63.53% रह गया, तो ना करते तकरीबन 5% तो वोट ही कम पोल हुई है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब बड़ी क्लोज फाइट आ रही है, तो इसमें भाजपा और अकाली दल जब इकट्ठे लड़ा करते थे, और अगर उसमें आप ये देखें कि कांग्रेस भाजपा के बहुत सारे जो हिंदू वोटर था पंजाब का, जब भी उसे कहीं ऐसा लगता था कि माहौल ख़राब हो रहा है या उसे लगता था कि कहीं बहुत एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है, तो ये वोट शेयर जो है, ये वोट सीधे के सीधे कांग्रेस में ट्रांसफ़र हो जाया करता। अब आम आदमी पार्टी के आ जाने के बाद इसमें से कुछ शेयर जो है, और बहुत सारे विश्लेषकों का ये मानना है कि जो छोटे तबके का वोट है, लेकिन मैं ये कहता हूँ मिडिल क्लास में से भी बहुत सारा वोट शेयर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ भी गया। मैं काडर वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्लोटिंग वोट की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पिछले विधानसभा की बात करते हो तो 92 सीटें जब आम आदमी पार्टी लेके गई तो सबसे ज़्यादा वोट शेयर, इसका मतलब आम आदमी पार्टी लेके गई। इस बार अगर भाजपा ज़्यादा वोट शेयर शहरों से लेके जाती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके अंदर एक तौर पे जो सबसे बड़ी पार्टी थी
पिछली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इस वोट का नुकसान उनके उस वोट शेयर में से ले रही है। लेकिन क्योंकि मुद्दा राम मंदिर का था, जब राम मंदिर का मुद्दा आता है, धारा 370 का मुद्दा आ रहा है, तो इस बार एक हिंदू वोट जो है वो, चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी है, उनके बहुत पक्के कार्डर वोट्स को छोड़ के बाकी जो हिंदू वोट है वो कंसोलिडेट होकर बीजेपी के खाते में डलता हुआ नजर आ रहा है। तो बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है? आपका विश्लेषण, अगर मैं इसको बीजेपी के इस क्वेश्चन को ख़त्म करूं, बीजेपी क्या 4 सीट जीत सकती है, 3 जीत सकती है, 2 जीत सकती है, या कोई सीट नहीं जीतेगी? देखिए, अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि लुधियाना की सीट पे जैसे आया कि उन्होंने कहा जी राजा वड़िंग जो है वो तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के साथ मिले, उनके घर में बैठे थे, बात हो रही थी, तो कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगा दिया कि ये तो मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब चुनाव तो अगर देखा जाए तो है तो दोनों इंडी गठबंधन के घटक ही हैं। तो एक तरफ जैसे ही हम पंजाब का बॉर्डर पार करते हैं, चाहे पंजाब की हम जो है कैपिटल में चले जाते हैं, तो वहाँ पर जो है ये दोनों इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वोट शेयर, जहाँ वोट शेयर जो ग्रामीण क्षेत्रों का है, मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों का वोट शेयर जिस पार्टी के फेवर में चला जाएगा वो पार्टी सीधे तौर पे मुकाबले में आती है। भाजपा यहाँ कमज़ोर नज़र आती है, लेकिन भाजपा यहाँ पर अगर नज़र बनाए हुआ है तो वो साइलेंट वोट पे है। भाजपा को अब भी लगता है कि जो बाकी हैं वो पुराने तरीके से विश्लेषक या पार्टियां उसको देख रही हैं कि कितने पोलिंग बूथ लगे नहीं लगे। मैं पंजाब में आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी तब भी मेजॉरिटी वोट्स ले गई थी जब उनके पोलिंग बूथ नहीं लगे थे। 92 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी ना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में थी, क्योंकि वोटर जब वोट कन्वर्ट होता है तो वो पोलिंग बूथ का इंतज़ार नहीं करता, वो अकाली दल कांग्रेस का व्यक्ति भाजपा के पोलिंग बूथ से पर्ची ले जाकर भी अपनी वोट जहां उसने करने कर देता। तो ये मैं इसको कोई बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं मानता। और इस हिसाब से जिन सीटों पे मैंने आपको कहा, इन सीटों पे बीजेपी जो है वो सीटें ले सकती है। ये सीट 1 आती है, 2 आती हैं, 3 आती हैं, ये इसको इस वक्त प्रेडिक्ट करना बहुत पंजाब में मुश्किल है। आप एग्जिट पोल में देख रहे हो कि सब बिल्कुल अलग अलग सर्वे दे रहे हैं। कोई आपको बिल्कुल वाइप आउट कर रही है और कांग्रेस को ऊपर रख रही है, कांग्रेस 1, आम आदमी पार्टी 2, बीजेपी 3, अकाली दल 4। तो कहीं अकाली दल को भी कुछ ऐसे हैं जो अकाली दल को भी 2-2, 3-3 सीट्स दिखा रहे हैं। तो ये इस वक्त प्रिडिक्ट पिन पॉइंट करना मुझे लगता है कि वो वैसे भी मुश्किल है, जर्नलिज्म के एथिक्स के साथ भी सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, 2 से 4 सीटें जैसे आपने कहा कि अगर भाजपा के लिए जो वेव नजर आती है, अगर हिंदू वोट पूरा कंसोलिडेट होकर पड़ जाता है, जो लग रहा है कि पड़ रहा है, तो भाजपा को सीटें आ सकती हैं। आम आदमी पार्टी की स्थिति, अगर बीजेपी को सीट्स आ रही है तो आम आदमी पार्टी को कितनी सीट्स आ सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी का बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर हम बात करते हैं, देखिए 2019 की ही अगर बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट आई थी और इनका वोट शेयर जो सारा था वो 7.38% तक था। और यही बात अगर हम 2014 में करते हैं तो आम आदमी पार्टी को 24.40% वोट शेयर मिला था और इनकी 4 सीटें रही थी। अब अगर हम देखना शुरू करते हैं कि 2024, तो 2024 से पहले विधानसभा में बम्पर मेजॉरिटी, इतनी वेव की अप्रत्याशित उनको रिजल्ट्स मिले। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी, मुझे अब भी लगता है कि आम आदमी पार्टी का अगर ग्राफ गिरता भी है तो आपका कहीं भी ऐसा नज़र मुझे नहीं आता कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल ही वाइप आउट हो जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी है, किस स्तर की है ये अभी तक कोई भी जज नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी तंगी एक आम आदमी पार्टी की जो रही है कि वो अपनी बिजली, मुफ्त बिजली की बात करते रहे हैं, और इस चुनावों में जिस हिसाब से तापमान बढ़ा रहा है पंजाब में और लोगों को बिजली के कट झेलने पड़े हैं, इसका एक नुकसान ज़रूर से सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी को हुआ है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि बहुत सीरियस नोट पे अगर हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी को जितनी उनकी 2000 असेंबली इलेक्शन जो लास्ट हमारी हुई है, अगर हम 2022 की बात करते हैं, उस असेंबली इलेक्शन में जो उन्हें मैंडेट मिला था वैसा मैंडेट मिलता नहीं नज़र आ रहा। वो इस मैंडेट से नीचे जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी वो अकाली दल और से बेटर है और कांग्रेस के साथ मुकाबले में खड़े हैं और आम आदमी पार्टी अच्छी सीट्स लेके जाएगी। कांग्रेस की सिचुएशन, कांग्रेस को कहाँ आंकते हैं आप? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय
पार्टी है। और देखिए इस बार राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये इंडी गठबंधन बना के, और उसके अंदर इस बार और कोई नेता नहीं रहा, इस बार क्लियर कट राहुल गांधी ही इस गठबंधन को लीड कर रहे हैं। केजरीवाल जो है वो कहीं जिस तरीके की उनके साथ चाहे वो शराब घोटाला हो गया, चाहे वो उसके बाद स्वाति मालीवाल का केस हो जाता है, तो वो उलझे ज़्यादा रहे हैं इन चीज़ों में। आपने कैंपेन में भी देखा होगा उनका बॉडी लैंग्वेज उसी तरह का रहा है। वो कोई बहुत इस बार कैंपेन में, तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस ही प्रमुख है इंडी गठबंधन में अगर उनको देखते हैं तो उसका एक एडवांटेज तो ये ज़रूर है, क्योंकि जब भी नैरेटिव राष्ट्रीय स्तर पर ये आता है कि इंडी गठबंधन जब ये दावे करता है कि हाँ हम सरकार बना रहे हैं, भाजपा इस बार सरकार नहीं बनाएगी, चाहे इसको देखिए ये बहुत सारे लोग इसको जो है इस दावे को जुटलाते भी हैं, इसको चैलेंज भी करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो आपका काडर वोट होता है, जो आपका समर्थक होता है, वो आपकी फेवर में कही गई बात को वो जल्दी मानता है, दूसरे से वो बहुत विश्लेषण में भी नहीं जाना चाहता। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इसका एडवांटेज, कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक एडवांटेज, कांग्रेस का जो काडर वोट है वो मुझे कोई बहुत टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कांग्रेस की शायद जो काडर वोट पंजाब की है वो आम आदमी पार्टी से थोड़ी ज़्यादा मजबूत इसलिए मेरे को नज़र आती है क्योंकि उनका पार्टी का स्ट्रक्चर बहुत पुराना है। पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी होने के करके उनका स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत है, तो वो अपनी काडर वोट जो है उसको संभाल पाने में रहे थे। और अगर हम गाँवों में भी देख रहे हैं तो कुछ सीटों पे तो नज़र आता है कि कांग्रेस का जिस तरीके का स्टैंड उन्होंने किसानों के साथ लिया और वो भाजपा को घेरते रहे किसानी के मुद्दे के ऊपर, तो उसमें ये नज़र आता है कि कांग्रेस को इसका एडवांटेज, कांग्रेस की जिस तरीके की परफॉर्मेंस पहले रही है उसके आसपास ही रहने वाली है। जी चलिए, तो बड़ा दिलचस्प इस वक्त पंजाब की सिचुएशन है कि पंजाब की 13 सीट में से किसको कितनी सीट मिलेंगी। अलग अलग तरह के सर्वेक्षण जो पंजाब में आ रहे हैं। अब वेंकट जी, एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, जिस तरह से 13 सीट्स के रिज़ल्ट्स आने हैं, आम आदमी पार्टी में कई सिटिंग एमएलए हैं, कई मिनिस्टर्स हैं, तो अगर ये मिनिस्टर्स या एमएलए जीतते हैं तो पंजाब की विधानसभा के लगभग 10-11, 9-10-11 जो इलेक्शंस हैं, जिनको हम बाई पोल्स कहते हैं, वो भी हो सकते हैं अगले 6 महीने के लिए। तो 27 से पहले क्या ये लोकसभा का इलेक्शन एक बड़ा टेस्ट था? इससे 27 की तस्वीर आपको समझ आएगी? देखिए सुरेंद्र जी, जो आपने बात कही है, अगर आप बहुत ध्यान से पंजाब की लोकसभा को ख़ास तौर पे देखते हैं तो ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि पंजाब के सम्मान की में कहीं मैं कुछ कोताही करना चाहता हूँ, लेकिन 13 सीटों का लोकसभा जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जब हम इस लोकसभा को देख रहे हैं इस बार, तो खासकर इस लोकसभा से सारी पार्टियां विधानसभा में अपना फ्यूचर खोज रही हैं। आप देखिए, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, और चाहे वो भाजपा है। अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो देखिए सुनील जाखड़ जी ने, जो पार्टी के प्रधान हैं, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी की जो शुरुआती रैली थी पटियाला की, वहाँ पे ही उन्होंने ये बात कह दी कि ये तो सिर्फ ट्रायल है, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये तो ट्रायल मात्र है, 2027 जो है वो उनका जो है ध्येय वहाँ है कि 2027 का चुनाव जो है पंजाब का, वो उनको जीतना है। और यहीं ये भी बात चलती रही है कि अगर कांग्रेस की भी बात करते हैं तो कांग्रेस भी जो है वो यहाँ पर इस चुनाव को सब नेता जो है वो अपना वर्चस्व इस हिसाब से कायम करना चाहते हैं कि 2027 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसके अंदर मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। इस वक्त पार्टियों की, अगर हम पंजाब की पार्टियों की बात करते हैं तो चाहे वो अकाली दल है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, सब पार्टीज आपस में अंदर से पार्टी अपने ही अंदर में एक स्ट्रगल में चल रही हैं। अगर आप अकाली दल को देखें तो अकाली दल में बड़े बादल, प्रकाश सिंह बादल जी के जाने के बाद सुखबीर बादल जो है वो पार्टी को जोड़ के इकट्ठा करके उसको दोबारा ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कितना किसमें कामयाब होते हैं ये देखने की बात है। और इसी तरीके से भाजपा जो है, भाजपा अब यहाँ पर
बहुत सारी सीटों की बजाय भाजपा यहाँ वोट शेयर पे ज़्यादा ध्यान रखे हुए है कि किस तरीके का वोट शेयर आता है, क्योंकि अकाली दल से अलग होकर लड़ने के बाद 2027 की तैयारी में अब की वोट शेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी भाजपा के लिए। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा, अगर ये 2024 के चुनावों के नतीजे किसी को प्रभावित करते हैं तो वो आम आदमी पार्टी को करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर मेरे जैसे बहुत सारे कई विश्लेषक हैं जो अलग अलग डिग्रीज तक ये कहते हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी एग्जिस्ट कर रही है। वो एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, क्योंकि अभी भी अगले चुनाव में समय है, लेकिन ये बीच में जैसे आपने कहा कि अगर बाईपोज आ जाते हैं तो 2027 तक तो इलेक्शंस का ही माहौल रहने वाला है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी में भी जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, अब वो अपने एमएलएस को कितना साथ लेके चल पाते हैं। उनके बीच में आपस में ये भी बहुत चलती रही कि ये कुछ दिल्ली गुट के हैं, कुछ मान गुट के हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के लोकसभा के जो चुनाव के नतीजे हैं, ये अगर अच्छे आते हैं तो इससे भगवंत मान की लीडरशिप जो है वो और मजबूत होगी। जहां केजरीवाल दिल्ली में होने वाली, चाहे वो जो घोटाले में बोल रहे स्वाति मालीवाल केस में हो जाए, उसके बाद कहीं उनकी कमज़ोर हुए हैं केजरीवाल की अगर मैं बात करूं, लेकिन भगवंत मान जो है अभी तक ऐसा कोई इल्ज़ाम भगवंत मान पे नहीं है। गवर्नमेंट की, सरकार की परफॉर्मेंस कैसी भी रही हो, लेकिन अभी तक लोग भगवंत मान में एक भरोसा लेकर चल रहे हैं। तो अब की इलेक्शन में अगर अच्छा मैंडेट मिल जाता है आम आदमी पार्टी को, तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ भगवंत मान जो है वो अपना स्टाइल उनका किकलियों का है। चाहे मुझे ये हमेशा ये लगता है कि ये किकलियाँ आदि तब चलती हैं जब आप ऑपोजिशन में होते हो, सरकार में नहीं, लेकिन वो उनका एक अपना तरीका है, हर नेता का एक अपना तरीका होता है। तो अगर अच्छा मैंडेट लोग उनको दे देते हैं और एंटी इनकम्बेंसी का कोई ज़्यादा खासा प्रभाव यहाँ नज़र नहीं आता, तो आम आदमी पार्टी अगले विधानसभा में भी पूरी मजबूती के साथ उतरेगी। जिस तरीके से वो बहुत सारी ये चुनौतियां हैं कि बहुत चेंजेस भी आम आदमी पार्टी में आपको नज़र आ सकती हैं। बहुत सारे एमएलएज नए हो सकता है कि टिकट्स के दावेदार नए दावेदार आए, नए लोगों को टिकट दिया जाए, लेकिन ऐसी चीज़ तभी पार्टी कर पाती है जब पार्टी को एक अच्छा मैंडेट मिल जाए। तो ये लोकसभा के मैंडेट पे नज़र जो है आम आदमी पार्टी की भी रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। वेंकट जी ने तमाम पक्ष अपने विश्लेषण में रखे। कोई भी पक्ष किसी बात से कोई असहमति किसी को है तो उनके पक्ष का भी स्वागत है, हम उनके विचार को भी आगे लेके जाएंगे। वेंकट जी, बहुत शुक्रिया आपका।